नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 किसानों की मौत ने पूरे देश में एक दर्द पैदा कर दिया है। जो किसान इस देश की जान है, अन्नदाता हैं, इसके जमीन को अपने खून पसीने से सींचते हैं। सरकार को शर्म नहीं आती उन पे लाठियां, आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाते हुए। एक-एक किसान पे पड़ी लाठी, एक-एक किसान पे छोड़ा गया आंसू गैस का गोला। सरकार को उसका सबक मिलेगा जरूर, जवाब देना जरूर पड़ेगा। इस बीच में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। पिछले दिनों मेरी कुछ क्षत्रिय नेताओं से बात हुई और एक नया एंगल मेरे सामने निकल के आया जो मैंने सोचा नहीं था। इन क्षत्रिय नेताओं ने मुझसे कहा, व्यक्तिगत बातचीत में कहा कि संजय जी, हम किसी भी दल में हो, लेकिन ये बात ठीक है कि हमारी निष्ठा मठ से है, यानी गोरखनाथ मंदिर से है, और इस नाते हम योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं। और ये बात आप भी जानते होंगे और ये चर्चा में भी है कि अगर दिल्ली 300 पार तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हटा दिए जाएंगे। मैं कहीं यार, इतना संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। बोले, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं। फिर मैंने इस बात की पुष्टि के लिए अलग अलग जगह बात करने की कोशिश करी। एक नया एंगल राजनीति का समझ आया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है, ये किसी से छुपी नहीं है। अमित शाह जी के और योगी के, आदित्यनाथ जी के रिश्ते क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। और ये बात, जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। तो फिलॉसफी की, जो दर्शन शास्त्र की किताब में लिखा है, तो मैंने पढ़ा है, वो बात कहीं ना कहीं मुझे सही भी लगती है। बलिया से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर नोएडा तक ये बात चर्चा में है कि अब की बार दिल्ली 300 पार और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगाई। तो ऐसे में एक चर्चा और भी है कि उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय नेता कहीं गुल ना खिला दें। योगी आदित्यनाथ को अपना सब कुछ मानने वाले लोग कहीं इस बार उत्तर प्रदेश से ही मोदी जी की लाइन ना काट दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों की बढ़त की उम्मीद कर रही है, वरना देश के हर राज्य से भाजपा हारती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश से सीट बढ़ाने के बाद अगर ये बातें चर्चा का विषय बनी है कि 300 पार और योगी आदित्यनाथ की छुट्टी, तो कहीं ऐसा ना हो योगी आदित्यनाथ उससे पहले एक दांव चलें और पूरी राजनीति बदल जाए। बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन कान मेरे तब खड़े हो गए दूसरे के धुर विरोधी रहे। अखिलेश ने प्रतापगढ़ में जाकर जो राजा भैया के लिए कहा, और राजा भैया ने अखिलेश यादव के लिए जो कहा कि यहाँ पे किसी की हैसियत नहीं है जो कुंडी खटका दे, लेकिन नरेश उत्तम राजा भैया के घर जाते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम राजा भैया के घर जाते हैं, अपने फोन से अखिलेश यादव से बात कराते हैं। तो फिर ये चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है, क्या उत्तर प्रदेश के ठाकुर इस बार योगी आदित्यनाथ को बचाने के लिए मोदी जी से विदाई कर सकते हैं। बहुत टिपिकल है राजनीति, बहुत मुश्किल है राजनीति। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद और टिपिकल हो गई है। उत्तर प्रदेश अब उतना आसान नहीं रहा जितना मोदी जी समझ रहे थे। इन सारी बातों को समझेंगे आज देश के जाने माने पत्रकार, जिनको आप बड़े बड़े टीवी चैनलों में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो हथेली पे जिनकी तरह साफ दिखती है, जिन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, उत्तर प्रदेश का एक एक जिला छाना है प्रोफेसर अभय दुबे। उनसे बात करेंगे कि क्या वास्तव में क्षत्रिय इस बार बगावत कर सकते हैं, और ब्राह्मणों का कांग्रेस से प्रति स्वाभाविक प्रेम क्या उत्तर प्रदेश में गुल खिला सकता है। बहुत रोचक बातचीत है। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मुझे अपनी राय से जरूर बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप इस बारे में। अभय जी, स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका। बहुत दर्दनाक खबरें आ रही हैं किसान आंदोलन से, और जो सूचना अभी तक आई है उसमें 2 किसानों की अब तक मौत हुई है। आज एक किसान की गोली लगने से मौत हुई है। तो फोटो आ रहे हैं, सिर पे पीछे गोली का निशान है। किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बुलेट छोड़ी जा रही है रबड़ की। सरकार समझ क्यों नहीं रही है कि चुनाव सिर पर है? मतलब इतना अहंकार ठीक नहीं है। अगर ये किसान अगर इसी तरह अड़े रहे तो सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। भाई जी, आपको क्या लगता है? आपने तो बहुत आंदोलन देखे हैं, क्या ये आंदोलन चुनाव से 2 महीने पहले सरकार की समझ में आ नहीं रहा कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं? देखिए, अभी धीरे धीरे
आंदोलन होते होते, अच्छा 9वां या 10वां दिन है आज आंदोलन का, आंदोलन होते होते एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसको पहली नजर में देखने पर नहीं लगता कि इसका कोई हल तुरंत निकल पाएगा। असल में जो चौथे दौर की बातचीत हुई थी, मेरा मानना है कि उस चौथे दौर की बातचीत में ही मामले को सुलझा लेना चाहिए था। क्योंकि सरकार ने जो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रस्ताव रखा उसको किसानों ने खारिज कर दिया, और मैंने भी उस प्रस्ताव को देखा है, वो प्रस्ताव था भी नहीं इस काबिल के माना जाए। तो सरकार को तुरंत, जैसे ही किसानों ने प्रस्ताव खारिज किया, सरकार को चाहिए था कि उसका तुरंत वैकल्पिक प्रस्ताव लाती और उस प्रस्ताव को रखती। ये बातचीत को जो है वो 5वें दौर में जाने ही नहीं देना चाहिए था। सरकार से यहीं पे मैं मानता हूं कि ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि किसान पूरी तरह तैयारी किए हुए बैठे थे, अगर ये वार्ता सफल नहीं होती तो हम क्या करेंगे। तो फिर उन्होंने गैस मास्क ले लिए थे, उन्होंने आंखों पे लगाने वाले मास्क ले लिए थे, और उन्होंने जेवीसी मशीनें और जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनमें मिट्टी भर ली थी ताकि वो रैंप बना सकें, और फिर जो रेत की बोरियां होती हैं उनका सब इंतजाम, वो उन्होंने एक तरह का सरकार के साथ में एक तरह का गुरिल्ला वारफेयर, अहिंसक गुरिल्ला वारफेयर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसलिए सरकार को लगा कि ये तो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति बन सकती है, अगर ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो फिर रबड़ की गोलियों की बजाय असली गोलियां भी चलानी पड़ सकती हैं। तो ऐसी हालत में बहुत बुरी स्थिति बन जाएगी। तो सरकार ने बहुत ड्रोन्स के जरिए भयानक रूप से बहुत बड़ी मात्रा में आंसू गैस बरसाई। उस प्रक्रिया में क्या हुआ कि किसान नेता डल्लेवाल हैं वो भी बेहोश हो गए आंसू गैस के आधिक्य के कारण। अब बाद में उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे, बुजुर्ग भी हैं वो। तो स्थिति इस वक्त काफी विस्फोटक है, लेकिन और अब मैं ये समझता हूँ विस्फोटक स्थिति की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, सरकार को एक नेगेटिव बात होती है, क्योंकि किसान एक ऐसा है कि चाहे वो असम में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में, किसान किसान होता है, सेंटिमेंट जुड़े होते हैं। वही कहीं मीडिया की किसी आदमी की बात हो जाती है तो हमको लगता ही है, चाहे वो बंगाल का पत्रकार हो कि यार पत्रकार के साथ गलत हुआ। किसान आंदोलन के बाद में राजनीति पर आता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा घटनाक्रम हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के लिए बंटवारा तय हो गया है। 17 सीटें कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी के लिए चौंकाने वाली बात, या समाजवादी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मध्य प्रदेश में खुजराव सीट भी समाजवादी पार्टी को दे दी गई। यानी कांग्रेस के संग अलायंस 2 राज्यों में हुआ। मध्य प्रदेश में जहां कमलनाथ ने कौन अखिलेश वखिलेश कहा था, तो उस मध्य प्रदेश में 2-3 विधानसभा तो नहीं दी, लेकिन 1 लोकसभा दे दी कांग्रेस ने। और 17 इंपॉर्टेंट सीटें जो हैं वो शहरों की ज्यादा हैं, वो कांग्रेस को दी। तो उत्तर प्रदेश में इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इस अलायंस को आप किस दृष्टि से देखते हैं, और क्या ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा? देखिए, मैं इस गठजोड़ का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस गठजोड़ से जो विपक्ष की एकता की भावना है वो भावना पुष्ट होती है। चुनाव नतीजे पे हम लोग बात थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, पहले इस पर बात कर लें। जो इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन की खास बात ये थी कि उसने गैर भाजपा एकता का एक सेंटीमेंट, एक जज्बा पैदा किया था जो बहुत महत्वपूर्ण था। नीतीश कुमार को भाजपा ने इसीलिए फोड़ा ताकि उस जज्बे को आहत कर सके, उस भावना को आहत कर सके। मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को वोट पाने का स्वार्थ तो उसके अंदर था ही, कि ज्यादा स्वार्थ मोदी जी का ये था कि किसी तरीके से जो इंडिया गठबंधन का आर्किटेक्ट था उसी को ही फोड़ लिया जाए, आर्किटेक्ट को ही फोड़ लिया जाए। ये एक कोशिश थी उनकी, जो उसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा ने और कांग्रेस ने गठबंधन करके ये दिखा दिया है कि वो अभी पूरी तरीके से वो जज्बा मरा नहीं है। कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन, और उसमें अपना दल का एक हिस्सा भी शामिल है, पल्लवी पटेल वगैरह। तो अगर ये लोग एकजुट बने रहे और इन्होंने कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हुई, फूट पैदा नहीं हुई, और साथ साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, तो मैं ये समझता हूं एक तो मुसलमान वोटों के बीच में जो थोड़ा बहुत भ्रम फैल सकता था, वो भ्रम अब बिल्कुल नहीं फैलेगा। इस गठबंधन को जम के अल्पसंख्यकों के वोट प्राप्त होंगे, जम के, और वो मायावती को लगभग ना के बराबर वोट प्राप्त होंगे। अगर ओवैसी वगैरह कोई लोग आते हैं जिनकी राजनीतिक किरदार पर हम सब लोग हमेशा ही शक करते हैं कि बीजेपी से मिले हुए नहीं है, तो उनको भी ना के बराबर वोट प्राप्त होगा। तो एक तो यह है कि 2022 के चुनाव की ही तरह, विधानसभा चुनाव की तरह
अल्पसंख्यक वोट बहुत बड़े पैमाने पर इस गठजोड़ को प्राप्त होंगे। पहला सकारात्मक फल तो इसका ये है। दूसरा इसका सकारात्मक फल ये होगा कि कांग्रेस जिन इलाकों में चुनाव लड़ रही है, टिकट बांटने की एक कोई खास तरह की रणनीति ये लोग अपना सकते हैं और उस रणनीति के तहत हर निर्वाचन क्षेत्र में इस तरीके से टिकट दे सकते हैं। और जो निर्वाचन क्षेत्र अभी टीवी पे आ रहे थे, जो कांग्रेस को अलॉट हुए हैं इस गठबंधन के दौरान, जो कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्र मिले हैं, तो वो ज्यादातर शहरी इलाके हैं। और शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव परिणाम हमेशा अच्छा रहता है, वो काफी जोरदारी से लड़ती है। सारे देश में ही भाजपा शहरी इलाकों में अच्छा प्रदर्शन करती है ग्रामीण इलाकों के मुकाबले। एक जमाने में तो शहरी इलाकों की पार्टी हुआ करती थी भाजपा। तो अगर कांग्रेस वहां पर, जो भाजपा का जनाधार है, जो द्विज जातियां हैं जो मोटे तौर पर भाजपा के साथ रहती हैं, अगर कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है, उनके महत्वपूर्ण नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इन क्षेत्रों में चुनाव जीतना मुश्किल साबित हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस केवल अपने दम पे नहीं लड़ेगी, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का जो आधार है, वोट आधार है, वो भी कांग्रेस का समर्थन करेगा। मुसलमान वोट कांग्रेस को जमकर प्राप्त होगा। फिर पिछड़ा वर्ग, खासतौर से यादव वोट और दूसरा पिछड़ा वर्ग भी कांग्रेस को जम के प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी और भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती ये लोग दे पाएंगे। अच्छा, बताइए मुझे कि ये कहा जाता है कि अमित शाह ने बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश में जातियों का प्रबंधन कर लिया था और ऐसा गणित बिछाया था कि जाति बीजेपी के पक्ष में रहेंगी। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले भी हैं और आपने बहुत करीब से उत्तर प्रदेश की जातियों का अध्ययन कर लिया है। क्या आपको लगता है, खासतौर से मैं एक जाति की बात करूंगा, कुर्मी समाज, विधानसभा चुनाव में कुर्मियों के बहुत बड़ी संख्या में वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आजादी के बाद से, आजादी वक्त में ज्यादा कह रहा हूं, जब से वो पार्टी बनी है तब से वो अपने सर्वाधिक वोट प्रतिशत तक पहुंची है। तो क्या आपको लगता है कि कुर्मी समाज का वोट, आज उन्होंने जो टिकट अभी तक घोषित किए उसमें भी कुर्मियों को काफी टिकट दिए हैं, क्या कुर्मी समाज इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में जा सकता है? और अगर जाता है तो क्या इसका मतलब निकाला जाएगा? क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे कुर्मी वोट प्रभावित करते हैं। तो क्या नीतीश कुमार का जादू यहाँ चलेगा कि वो एनडीए गठबंधन में जाए? अनुप्रिया पटेल उनके साथ हैं और समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल भी नाराज चल रही हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, लगातार समाजवादी पार्टी ने उनको कुर्मी समुदाय से आते उनको अध्यक्ष बना रखा है। तो आपको क्या लगता है कि यादवों के अलावा जो बाकी पिछड़ी जातियां हैं, कुशवा समाज है, मौर्य हैं, ये कुर्मी हैं, ये सब, क्या इनमें से कोई बड़ा धड़ा टूट सकता है, सभा के साथ जा सकता है, या जो अमित शाह का गणित है कि संजय निषाद, राजभर, ये गणित उनके संग रहेगा? देखिए, अखिलेश यादव की क्या विशेषता है, इसके साथ में तेजस्वी यादव का भी नाम लूंगा। ये 2 नए उभरते हुए जो युवा नेता हैं, इनकी विशेषता क्या है? ये दोनों अपनी अपनी पार्टियों को, तेजस्वी यादव बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को और अखिलेश समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, जो मुस्लिम यादव सीमा है उससे निकालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये इससे परे जाए। तेजस्वी की तो खास तौर से, तेजस्वी ने इसका एक फार्मूला भी पेश किया और अखिलेश ने भी पीडीए के जरिए इसका एक फार्मूला पेश किया है। और अब अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है और उस चुनौती का, मुझे लगता है, उस चुनौती का सामना करने के लिए उनकी तरफ से एक प्रयास योजना भी मुझे दिखाई पड़ रही है। देखिए, अखिलेश ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ही दिखा दिया था कि वो पिछड़े वर्ग के वोटों को बहुत बड़े पैमाने पर ले सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश भाजपा ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो रिपोर्ट लिख के भेजी थी, उस रिपोर्ट में उन्होंने माना था कि पिछड़े वर्गों के जो वोट हमेशा भाजपा को मिलते थे, वो वोट इस बार प्राप्त नहीं हुए हैं। वो समाजवादी पार्टी को उन्होंने वोट किया है बड़े पैमाने पर। उस वक्त अखिलेश के पास ये ओम प्रकाश राजभर वगैरह कुछ कई नए पिछड़े वर्गों के छोटी छोटी जातियां जो हैं, उनके नेता भी इनके साथ थे। बाद में वो नेता उनके साथ नहीं रहे, लेकिन अखिलेश लगातार पिछड़े वर्ग की एकता और पिछड़े वर्ग के वोटों की गोलबंदी का आश्वासन देते रहे। और जिस तरीके से उन्होंने, आपने बताया, उन्होंने टिकट बांटे हैं, नरेश उत्तम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, मुझे तो लगता यह है कि पल्लवी पटेल नाराज जरूर चल रही हैं, लेकिन जो अपना दल का दूसरा हिस्सा है, वो दूसरा हिस्सा मैं मानता हूं कि अभी वो इंडिया गठबंधन के साथ है। जब तक कि वो घोषित नहीं करता कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, मैं उसको इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानूंगा। और उस लिहाज से नीतीश कुमार का तो कोई प्रभाव नहीं है उत्तर प्रदेश में।
ये बिल्कुल मुगालते की बात है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोटर प्रभावित होगा। उत्तर प्रदेश के कुर्मियों का नीतीश कुमार से कोई संबंध नहीं है। तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि मध्य प्रदेश के लोधियों का उत्तर प्रदेश के लोधियों से कोई संबंध नहीं है। वो दोनों, एक भाजपा में भी दोनों के अलग अलग नेता थे। अब भाजपा में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के लोधियों के नेता थे और उमा भारती मध्य प्रदेश के लोधियों के नेता, तो वो दोनों अलग अलग थे। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अखिलेश टिकट बंटवारा किस तरीके से करते हैं। टिकट बंटवारा, अब सब कुछ, सारी रणनीति, जब गठजोड़ हो गया है, अब सारी रणनीति टिकट बंटवारे की नीति पर निर्भर करती है। किस खूबी और किस कुशलता के साथ में टिकट बांटे जाते हैं, स्थानीय समीकरणों को देखकर अगर उम्मीदवार अच्छे उतारे गए तो अखिलेश को ऊंची जातियों के भी एक छोटे से हिस्से का वोट मिल सकता है। अखिलेश को अल्पसंख्यक वोट बहुत जबरदस्त रूप से मिलेंगे और यादव प्लस, पिछड़ी जातियों में यादव प्लस वोट भी मिलेगा। और उसके अंदर जहां वो बड़े पैमाने पर कुर्मी उम्मीदवार उतारेंगे तो वहां कुर्मी वोट भी उनको अखिलेश को प्राप्त होगा। अच्छा, राहुल गांधी ने अभी आके उत्तर प्रदेश में जब आए थे न्याय यात्रा में कल परसों में, तो उन्होंने जातियों का भी मुद्दा काफी प्रखरता से उठाया। और उत्तर प्रदेश में जातियों का मुखर होना वो क्या संकेत देगा, क्योंकि जब बिहार में जाति जनगणना करा दी नीतीश कुमार ने, अब भले वो बीजेपी के उसमें चले गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जातियों का मुद्दा जब उभरेगा तो एक क्या ये बात उठ सकती है कि उत्तर प्रदेश लगे हुए उत्तराखंड दोनों जगह क्षत्रिय मुख्यमंत्री, अब भली बीजेपी उनको कहे कि ये योगी हैं, ये किसी जाति से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन योगी जी इस बात के लिए माने जाते हैं कि वो एक प्रभावशाली क्षत्रिय हैं। और क्षत्रियों में एक खतरनाक मैसेज ये है, मेरी कई क्षत्रियों से बात हुई जो मैं उनसे कह सकता हूं कि वो बीजेपी के सपोर्टर हैं, लेकिन अभय जी उनके मन में ये भाव है कि अगर 300 पार हुआ बीजेपी तो योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। तो अच्छा, क्षत्रियों के मन में ये एक नया समीकरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में कि अगर योगी आदित्यनाथ को बना के रखना है तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं करना है। ये मुझसे 8-10 क्षत्रियों ने कहा। मैं चौंका इस बात से कि ये नया फार्मूला तैयार हो रहा है कि अगर यहां से अगर 70-72 सीटें जीत गए तो वहां 300 क्रॉस हो जाएंगे और 300 क्रॉस हुए तो योगी हट जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय योगी आदित्यनाथ को अपना स्वाभिमान मानते हैं और वो जो पीठ है वो बड़ी प्रतिष्ठित, बड़ी सम्मानित पीठ है और खासतौर से वो क्षत्रिय पीठ मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में जितने प्रभावशाली क्षत्रिय नेता हैं वो गोरखनाथ मंदिर से जुड़े रहे हैं, उस पीठ से जुड़े रहे हैं, भले वो दूसरी पार्टियों के नेता, इवन दिग्विजय सिंह भी उस पीठ में आए हैं, कई बार आए हैं, उस पीठ से अपना भाव रखते हैं। तो वो मैं आज चौंका, मतलब मैंने पिछले 2-3 दिनों से बड़े प्रभावशाली क्षत्रिय नेता हैं, मैंने उनसे बात करी, उनको देखा, तो मैं एक ये क्या अभय जी, अगर ये बात ज्यादा तूल पकड़ी तो एक ये नया एंगल हो सकता है कि वहां 300 पार और यहाँ योगी आदित्यनाथ हटे तो फिर क्षत्रिय इस बार कांग्रेस और गठबंधन में चले गए। तो अभय जी क्या लगता है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपने ऐसे बहुत प्रयोग अपनी जिंदगी में देखे हैं, मैं देश के सबसे इस मामले में सबसे योग्य पत्रकार आपको मानता हूं। सीएनडीएस में रह के मैंने अपने अनुभव देखे हैं, आपकी किताबें पढ़ी हैं और आप समीकरण को समझते हैं। ये जो नया एंगल है, क्या ये नया एंगल मोदी जी को सत्ता से बहुत दूर खिसका सकता है? देखिए, जो मेरी आम समझ रहती है इस मामले में, जब तक भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर उभार नहीं हुआ था उस वक्त तक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में ठनी रहती थी। क्षत्रिय मतलब जहां क्षत्रिय उभरते थे ब्राह्मण उसको वोट नहीं देता था, जहां ब्राह्मण होते थे क्षत्रिय वोट नहीं देता। मैं जिस जिले का रहने वाला हूं वहां भी यही स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब द्विज जातियों को एकताबद्ध किया और उसको शूद्र जातियों के साथ जोड़ा, जो मुख्य तौर पर दीनदयाल उपाध्याय का एजेंडा था, और उस एजेंडे को लगातार इन लोगों ने जारी रखा मुरलीधर जोशी के विरोध के बावजूद, तो पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में एक राजनीतिक एकता हुई। और ये राजनीतिक एकता 2022 के चुनाव में टूटने वाली थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग बहुत बड़े पैमाने पर नाराज थे आदित्यनाथ जी की सरकार से। एक पत्रकारों के बीच में एक शब्द चलता था, टी फैक्टर। तो ये कहा जाता था कि भाई जो आदित्यनाथ जी की सरकार है वो राजपूतों की तरफ काफी झुकी हुई है। उसके लिए बहुत तरह तरह की बातें की जाती थी, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, सब जगह छप चुकी हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं
और काफी कुछ इन बातों के अंदर सच्चाई भी थी। 100% सच्चाई नहीं होती है, लेकिन काफी बड़े पैमाने पर इन बातों में सच्चाई भी थी। बहुत सारे ब्राह्मण नेताओं का, बहुत सारे लोग मुझे फोन करके चर्चा करते थे, बातचीत करते थे। वो कहते थे जो हम हमेशा बीजेपी को वोट देते रहे, इस बार नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे, हम लोकसभा में दे देंगे लेकिन अभी विधानसभा में नहीं देंगे। लेकिन अंततः क्या हुआ, अंततः उन लोगों ने विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने वोट दे दिया। अच्छा, तो जो राजपूतों का जो प्रभुत्व है इस प्रदेश सरकार की वजह से, उससे दूसरी द्विज जातियां भाजपा में थोड़ी, जो भाजपा की समर्थन जातियां हैं, वो काफी परेशान थी। अब आपने एक बिल्कुल नया एंगल पेश किया है। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नई बात है। पर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर जो द्विज जातियों का पूरा समीकरण है, जिसके ऊपर जो भाजपा की, मैं मानता हूं स्टार्टिंग ब्लॉक, भाजपा स्टार्ट ही करती है उतना परसेंट वोटों से। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पे द्विज जातियों की संख्या बहुत बड़ी है। किसी भी दूसरे प्रांत में इतनी नहीं है संख्या। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर बहुत है, उसका परसेंटेज बड़ा प्रभावी है। तो ऐसी स्थिति में वो जो स्टार्टिंग ब्लॉक है भारतीय जनता पार्टी का, वो गड़बड़ा जाएगा। वो स्टार्टिंग ब्लॉक गड़बड़ाने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति बिगड़ सकती है। इससे अभी निर्भर इस बात पर करेगा कि भाजपा के अंदर इसका समीकरण किस तरह का बनता है, क्योंकि ये चीज कहीं से आएगी तो भाजपा के भीतर से आएगी। इस वक्त तक तो क्षत्रिय जातियां भाजपा के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। जिधर आदित्यनाथ जी जाएंगे उधर वो भी जाएंगे। तमाम दिल्ली में बहुत से पत्रकार जो टी फैक्टर से ताल्लुक है, तो वो भी सब जुड़े रहते हैं आदित्यनाथ जी के साथ में। वो मोदी जी के साथ नहीं जुड़े रहते, वो आदित्यनाथ जी के साथ जुड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बुरी अच्छी बात नहीं है, ये हकीकत है। हाँ, अच्छा मुझे बताइए कि ये बात क्या लखनऊ से दिल्ली तक ये चर्चा में रही नहीं है क्या पिछले दिनों में, कि अगर योगी आदित्यनाथ इतने ताकतवर ना होते, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का चेहरा नहीं होते, योगी आदित्यनाथ के पीछे मजबूत क्षत्रिय लॉबी नहीं होती, तो क्या ये बात चर्चा में नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ को भी शिवराज सिंह चौहान की तरह, वसुंधरा की तरह किनारे कर दिया जाता, दिल्ली लॉबी कर देती? ये चर्चा में थी या नहीं थी अवैध जी? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ और जो भाजपा आला कमान है उसके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये बात तो सब लोगों की जुबान पे है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सब कुछ ठीक है। उनको बनाया था मुख्यमंत्री बनाने के बाद में शुरू में इन लोगों को लगा कि पीएमओ के जरिए वो उत्तर प्रदेश का काम चलाते रहेंगे, और चलाया भी गया। बहुत लंबे अरसे तक पीएमओ के जरिए उत्तर प्रदेश का काम चलाया भी गया। तो आज स्थिति यह है कि उसके बाद में जब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आदित्यनाथ जी ने जब अपना पैर रोपा और उन्होंने कहा कि हम आपकी ये बातें नहीं मानेंगे, आला कमान की उन्होंने कई बातें मानने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने चहेते अफसर को भेजा, उस अफसर योगी आदित्यनाथ मिले भी नहीं। तो इसके बाद से उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र, स्वायत्त और मजबूत नेता की तरह जमाया है। और अब वो बिल्कुल आला कमान के प्यादे नहीं रह गए हैं, उनके पास भी अपनी कुछ दावेदारियां हैं। तो अब तो वो, और दूसरी बात ये है, भाजपा का कोई भी मुख्यमंत्री उनकी तरह स्टार प्रचारक नहीं है। कोई नहीं उनको राष्ट्रीय स्तर पर स्टार प्रचारक के तौर पर ले जाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी उनके पक्ष में एक दबाव है। जो उनका अपना मॉडल है, किसी को जो बुलडोजर मॉडल है वो किसी को पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन दूसरे बुलडोजर मॉडल का पालन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक बड़ी चुनौती के रूप में मौजूद है। जो भी व्यक्ति मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा इसके बारे में सोचता और लिखता है, वो उस फैक्टर के ऊपर जरूर विचार करता है कि क्या मोदी के उत्तराधिकारी ये हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अबे जी, आपने इतनी करीब से राजनीति और सत्ता देखी है, सब बातें हवा में नहीं होती। राजनीति में चर्चा होती है, कान बाहर आती है, बात चर्चा होती है। आप खुद सोच के देखिए, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ब्रांडिंग क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं माफियाओं को ठीक करूंगा। माफियाओं में भी बिना कहे कौन से 3 नाम थे? अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खां। आजम खां को वो इस हालत में ले आए कि आजम खां का से कोई कह दे भैया तुम बीजेपी में आ जाओ, तो आजम खां शायद बीजेपी में आ जाए। इतने दुखी हो चुके, इतने पीड़ित हो चुके, इतने मुकदमे तबाह हो गए। अतीक और अशरफ दोनों का पुलिस कस्टडी में जिस तरह से गोली मारी गई, वो भी, उसकी भी तमाम कहानियां, तमाम चर्चाएं हैं। मुख्तार अंसारी की ब्रांडिंग सब खत्म कर दी, करोड़ों अरबों की जमीन ध्वस्त कर दी।
तो यानी योगी आदित्यनाथ जब बात करते हैं, इशारों में कहते हैं, योगी आदित्यनाथ की टीम कहती है कि मुख्तार अंसारी को हमने निपटा दिया, खत्म कर दिया। अब आप कल्पना करिए, मुख्तार अंसारी का बेटा जिस पार्टी का विधायक है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली बुलाए, अमित शाह जी चाय पिलाएं, योग प्रधानमंत्री जी उनके संग फोटो खिंचाएं और एनडीए का हिस्सा बना दें। अब एक मंच पर रैली हो, तो अगर वो विधायक मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास जेल से छूट के आ गया, तो कायदे से, नियम से वो उसी मंच पर बैठेगा जिस मंच पर योगी आदित्यनाथ को होना चाहिए, एनडीए का हिस्सा है। तो आपने एक झटके से योगी आदित्यनाथ की सारी ब्रांडिंग, सारी पूंजी खत्म कर दी, तो योगी आदित्यनाथ का क्या दिल दुखी नहीं होगा? मैं बिल्कुल राजनीति की बिल्कुल साधारण बात पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि आप इतने नेताओं के मनोविज्ञान को जानते हैं। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ को कैसा लगा होगा? उन्हें बहुत बुरा लगा होगा, जाहिर है उन्हें बहुत बुरा लगा होगा। और अब आप देखिए कितने दिनों से आलाकमान कोशिश कर रहा है कि भाई किसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में ले जाया जाए, लेकिन वो तो घोसी, खासतौर से घोसी चुनाव के बाद तो बिल्कुल उनका पत्ता साफ ही है पूरी तरीके से। बीच में तो उन्होंने धमकी भी दे दी थी कि मैं अपनी स्थिति में दोबारा पुनर्विचार कर सकता हूं। तो वो तो अपने आप में जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ से आप उनकी मर्जी, अगर आप उनको परेशान करेंगे या उनका जो अपना समीकरण है उस समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। इस बात को वो बार बार दिखा चुके हैं। लेकिन आलाकमान कभी कभी जिस तरीके से डील कर रहा है योगी आदित्यनाथ को, उसमें आलाकमान और योगी आदित्यनाथ के संबंध और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब हम लोगों को इसके ऊपर नजर रखनी होगी कि ये परिस्थितियां किस तरीके से विकसित होती हैं। समीकरण मेरी दिलचस्पी हमेशा रहती है कि भाजपा के भीतर समीकरण कैसे बन रहे हैं। खासतौर से ये ठाकुर वाली बात आपने जो बताई, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसकी तरफ हम लोगों को निगाह रखनी चाहिए कि क्या ये बात केवल बात ही बन के रह जाती है या और थोड़ी आगे भी बढ़ती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में ये समीकरण बिगड़ते बिगड़ते बचा था। अब मैं और आगे बता रहा हूँ अभय जी, मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि मुझसे कई गुना अनुभव आप रखते हैं इन समीकरणों को लेकर। इससे आगे की बात सुनिए। अखिलेश यादव जाते हैं कुंडा और कहते हैं इस बार इतनी जोर का बटन दबाना कि कुंडी जिंदगी भर के लिए बंद हो जाए, कुंडी टूट जाए। और राजा भैया अखिलेश को जवाब देते हैं कि किसी की हैसियत नहीं है तो कुंडा के आके कुंडी बंद कर दे। मतलब एक दूसरे से चिड़ वाली फीलिंग होती है। राजा भैया योगी आदित्यनाथ के बहुत घनघोर समर्थक है, इसमें कोई बात नहीं होती, कोई शक नहीं है। राम मंदिर में जाके उन्होंने तमाम बातें करी। उन राजा भैया से नरेश उत्तम जाके मिलते हैं और बताया जाता है अपने फोन से राजा भैया की अखिलेश यादव से बात कराते हैं। अब मैं आपकी पहली लाइन पे आता हूं, जो आपने कहा कि जब राजभर आया तो योगी आदित्यनाथ को बुरा लगा होगा। तो जब योगी आदित्यनाथ को बुरा लगा होगा तो योगी आदित्यनाथ के समर्थक जो मजबूत क्षत्रिय नेता हैं, जिसमें राजा भैया भी शामिल हैं या बाकी तमाम बड़े क्षत्रिय नेता हैं, क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा कि योगी आदित्यनाथ का दिल्ली अपमान कर रहा है? और क्या ये नया ट्विस्ट हो सकता है? लगा होगा। देखिए आपको याद होगा, मैंने तो वो समय देखा भी है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का भारतीय राजनीति में उभार हुआ था। तो उस वक्त भारत के, खासतौर से उत्तर प्रदेश के राजपूतों को लगा था कि उन्हें उनका नेता मिल गया। वीर बहादुर सिंह के अवसान के बाद में उन्हें उनका नेता, वीर बहादुर सिंह तो उत्तर प्रदेश स्तर के नेता थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो वो फिर, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब आरक्षण का कदम उठाया तो लोग, वो राजपूत समाज उनके खिलाफ हो गया। तब से राजपूत समाज एक नए नेता की खोज में था और वो नेता उन्हें आदित्यनाथ जी के रूप में प्राप्त हो चुका है। वो आदित्यनाथ जी का अगर उनकी हेठी होती है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आदित्यनाथ जी को कमतर किया जाता है और आलाकमान ऐसा कोई दौर चलता है उनके खिलाफ, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा उसको। देखिए उत्तर प्रदेश का राजपूत समाज एक जमाने में समाजवादी पार्टी को वोट देता था। मुलायम सिंह जी से उसके बहुत अच्छे रिश्ते थे। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मण राजपूत पार्टी नहीं मानी जाती थी। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है तो उसके पीछे मुख्य बात यही है कि वो आदित्यनाथ जी की वजह से वोट देता है। अगर आदित्यनाथ जी की पोजीशन कमजोर होती है किसी कदम से तो फिर वो नाराज हो जाएगा और वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने के लिए तैयार हो सकता है। मैं इसी का संदर्भ में एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। ये सारी कड़ियां मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि हम लोग किसी कंक्लूजन पे, किसी निर्णय में पहुंच सके।
विधानसभा के चुनाव थे अभय जी। जौनपुर में एक बाहुबली हैं धनंजय सिंह, सांसद रह चुके हैं और बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं, मुख्तार अंसारी की टक्कर के बाहुबली माने जाते हैं। मैं उनका इंटरव्यू चाहता था, बनारस में मैं रुका हुआ था क्योंकि बहुत उस समय वो लाइमलाइट में थे और बार बार उन पर टिप्पणियां की जाती थी, तो बड़े बिजी थे। रात के 1:30 बजे उन्होंने कहा मैं लौट रहा हूँ, तो मैं रात के 1:30 बजे उनके घर पे गया इंटरव्यू लेने के लिए। और वो उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रत्याशी खड़ा कर रखा था और बीजेपी के प्रत्याशी से मोर्चा संभाल रहे थे। जब इंटरव्यू हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि आपको एक क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हैं, तो मानते हैं आप एक बड़े बाहुबली ठाकुर नेता हैं और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के नेता हैं, तो बोले कि देखिए मैं यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी को हरा के रहूंगा, दम लूंगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जान लगा दूंगा। मतलब बीजेपी से मुकाबला करूंगा लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के लिए जान लगा दूंगा, क्योंकि मेरी आस्था मठ से जुड़ी हुई है। ये उन्होंने बयान दिया और आगे की बात सुन के आप चौंक जाएंगे। मैंने जैसे इंटरव्यू वायरल किया अभय जी, जैसी लोड हुआ 4 PM पर, कोई प्रोग्राम नहीं था अमित शाह का। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से लड़ रहे थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू अमित शाह को भेजा और बिना प्रोग्राम के अमित शाह जौनपुर आए और जौनपुर में अमित शाह ने कहा कि यहाँ के जो बचे हुए माफिया हैं मैं उनको ठिकाने लगा दूंगा। यानी सीधा सीधा धनंजय के लिए कहा उन्होंने, क्योंकि धनंजय ने 24 घंटे पहले मुझसे कहा था कि मैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के रहूंगा और अमित शाह कह रहे हैं कि यहाँ के माफिया को निपटा दूंगा। अमित शाह की और योगी आदित्यनाथ के क्या रिश्ते हैं पूरा देश जानता है। तो जो बात मैं आपसे कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के जो क्षत्रिय बाहुबली इकट्ठे हैं, क्षत्रिय अच्छे नेता इकट्ठे हैं, क्या वो इस एंगल पे काम कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें बीजेपी ना जीते कि दिल्ली में हुकूमत 300 क्रॉस कर जाए? ये खेल हो सकता है? अब देखिए, राजनीति में सब कुछ संभव है, राजनीति में सब कुछ संभव है। दूसरे एक छोटी सी बात मैं ये आपको कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को केवल राजपूत नेता के तौर पे ही नहीं देखना चाहिए। जो गोरखनाथ पीठ है, गोरखनाथ पीठ का एक महत्व यह है कि उसके साथ गरीब मुसलमान भी जुड़ा है, उसके साथ में जो कमजोर जातियां हैं वो भी गोरखनाथ पीठ के साथ जुड़ी हुई हैं। पूरे नाथ पंथियों की जो प्रतिष्ठा है पूरे देश में, नाथ पंथ की, ये मेरे ख्याल से हिंदुओं का एक सबसे बड़ा संप्रदाय है। सारे देश में लोग, इसीलिए योगी जी को सब जगह भेजा जाता है। तो वो जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के लिहाज से योगी आदित्यनाथ की राजनीति को अगर ठेस लगती है तो उससे राजपूत ही नाराज नहीं होगा। हाँ, ठीक। और भी बहुत सी बिरादरियां नाराज होंगी। भारतीय जनता पार्टी के आमतौर पर जो राजनीतिक हित हैं, उन राजनीतिक हितों को इससे नुकसान होगा। तो अगर इस तरह की बात किसी तरीके से राजपूत समाज के मन में आ गई है तो, और ये बात मुझे लगता है कि भाजपा के आला कमान को भी पता लग जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे पता है तो उन्हें पता होगी। बिल्कुल होगी, पता लग जाएगी। तो अब ये देखने की बात है कि भाजपा का आला कमान कैसे पेशबंदी करता है। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इसके आला कमान की पेशबंदी पर भी भाजपा के आला कमान की पेशबंदी पर भी निर्भर करता है कि ये बात आगे कैसे प्ले आउट होती है। हाँ, तो वो जयंत को तोड़ने की रणनीति प्ले आउट कैसे होती है। हाँ, तो जयंत को तोड़ने की रणनीति इसलिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की कमान दिल्ली संभालना चाहता है। योगी आदित्यनाथ पे इतना यकीन नहीं है, क्योंकि ये कई सोर्स से बातें सामने आई हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा के चुनाव में कमान दिल्ली के पास ही रहेगी, दिल्ली के पास ही रहेगी। लोकसभा के चुनाव की कमान सीधे सीधे दिल्ली के पास रहेगी, बिल्कुल घोषित रूप से रहेगी या घोषित रूप से रहेगी, वो आदित्यनाथ जी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं अभय जी, पिछले दिनों अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण इकट्ठे होकर आए, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में फंक्शन हुआ, अखिलेश यादव गए और उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया और कुछ बातें करी। मैं चौंका, मैंने कहा इस राजनीति में ब्राह्मण तो वोट कर नहीं रहा है समाजवादी पार्टी को, तो ये ब्राह्मणों को क्यों मैसेज दे रहे हैं, इससे कोई संदेश गलत तो नहीं हो जाएगा। अब एक दूसरा विचार आज एक चर्चा में आया कि ब्राह्मण, मैं सारे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, बहुमत के ब्राह्मण बीजेपी के साथ ही हैं, लेकिन एक तबका ब्राह्मणों का ऐसा है जो आज भी कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं थी लेकिन उसकी पसंदीदा पार्टी थी, तो ये अखिलेश को पता था कि कांग्रेस से गठबंधन हो रहा है। तो जहां क्षत्रिय नाराज हैं, कांग्रेस के संग अगर ब्राह्मणों का थोड़ा मोड़ा वोट भी जुड़ा, इस गठबंधन में जुड़ा, तो जो भाजपा 70 पार उत्तर प्रदेश में नारा दे रही है, आपको लगता है, और अनुमानित सीटें, क्या ये गठबंधन सपा और कांग्रेस 20 तक पहुंच सकता है?
देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूं कि भाजपा की अगर सीटें कहीं बढ़ सकती हैं तो वो केवल उत्तर प्रदेश में ही बढ़ सकती हैं, भाजपा की सीटें। इसीलिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में सब अपनी जितने भी ढीली जगह थी उन सब कसा है। जो जयंत चौधरी को उसने छीना है इंडिया गठबंधन से, उसके पीछे भी यही कारण है उसमें है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूं कि कांग्रेस का जो छोटा सा जनाधार है, उस जनाधार में ब्राह्मणों की कांग्रेस के साथ जो पुराने संबंध हैं उनकी एक भूमिका है। मैं ये भी मानता हूं कि 2022 या उससे पहले से ही समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के प्रगतिशील हिस्से को, ऐसे हिस्से को जो कि सांप्रदायिक नहीं है, जो कि मुसलमान विरोधी भावनाओं से, घृणा से भरा हुआ नहीं है, उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। परशुराम के सवाल को लेकर, परशुराम का सवाल वो पहले भी उठा चुके हैं, उसके उसके पहले सम्मेलन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी इस तरह के प्रयास लगातार करती रही है और कांग्रेस के साथ उसका गठजोड़ होने से समाजवादी पार्टी का ये जो पहलू है, इस पहलू को और भी बल प्राप्त होगा। और जहां जहां समाजवादी पार्टी द्विज जातियों को टिकट देगी, ब्राह्मणों को टिकट देगी, या किसी राजपूत को टिकट देती है, या किसी वैश्य जाति के उम्मीदवार को टिकट देती है, जहां कांग्रेस इस तरह की टिकट देगी, वहां पर मुसलमान और पिछड़ी जातियों के साथ मिलकर उस सीट को जीतने की उनकी दावेदारी काफी प्रबल होगी। तो यहाँ पर भाजपा को भी देखना पड़ेगा कि वो अपनी टिकट बंटवारे को किस तरीके से नीति को अपनाती है। देखिए, मायावती का खेल भी टिकट बांटने की टैक्टिक्स पे ही रहता है निर्भर। मायावती टिकट बांटने के जरिए बहुत तरह की पॉलिटिक्स करती हैं। अगर वो इस बार अकेले लड़ेंगी, जैसा कि उन्होंने घोषित कर दिया है, तो जाहिर है कि वो टिकटों को इस तरीके से बांटेंगी कि उससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो। मेरा तो मानना ये, सारे टिकट मायावती इस तरीके से बांटेंगी। इन लोगों को भी, इंडिया गठबंधन वालों को भी, दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। भाजपा किस तरह टिकट बांटती है और मायावती किस तरह टिकट बांटती है, उसके हिसाब से इन लोगों को देखना होगा कि ये क्यों मायावती किसको टिकट देने वाली है, काफी पहले पता लग जाता है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मायावती हर टिकट ऐसे बांटेंगी जिससे बीजेपी को फायदा हो जाए। ये बात मुझे और आपको ही नहीं, ये गांव में सबको पता चल गई है। तो मायावती मुसलमान प्रत्याशी खड़े करेंगे भी तो ये बात मुसलमानों को भी पता है कि बीजेपी को सपोर्ट होगा। लेकिन देखते हैं क्या राजनीति की बात होती है। आज बहुत अच्छी बातचीत हुई अभय जी। मैंने बहुत सारी चीजें आपसे समझने की कोशिश करी, आपने समझाई। नहीं, आपने बहुत सी चीजें, आपने नई इंफॉर्मेशन दी राजपूतों वाली, ये बिल्कुल नई जानकारी थी मेरे लिए। जी, शुक्रिया अभय जी, समय देने के लिए। तो ये थे प्रोफेसर अभय दुबे जी। और आप इस बात से सहमत हो या असहमत, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली की कुर्सी तय करेगी। और यह बात भी सही है कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक भी कहते हैं कि 300 पार में योगी जी का सिंहासन डोलेगा। जिस तरह योगी जी को परेशान करने की कोशिश अब तक हुई है, उसका जवाब शायद योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं। अपनी राय से अवगत कराइएगा, बताइएगा आपकी ये बातचीत कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए।